डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि यह सॉल्यूशन का वीडियो है, तो आपका 100 में से 90 नंबर आपका इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक जो होता है वो होता है 100 नंबर का। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। सॉरी, जहाँ पे अनुक्रम यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा, जहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। अब देखिए, निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चौथा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्द यानी कि एक वाक्य में देना है। पांचवा है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक का 100 से 125 शब्दों में देना है। और फिर छठवां है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 250 शब्दों में देना है। और फिर सातवां है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे नोट में कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है लिथुआनिया, बी ऑप्शन है एस्टोनिया, सी ऑप्शन है ललाविया, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए, बाल्टिक गणराज्य के रूप में ये तीनों देशों को जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है निम्न में से सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई गई। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया में, सी ऑप्शन है जापान में, और डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है म्यांमार, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा म्यांमार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है भारत। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ब्राजील, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ब्राजील, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। ए ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, और सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1949, और डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1950। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1951, और डी ऑप्शन है 1952। तो देखिए, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1952, डी ऑप्शन है 1953। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ की गई, अप्रैल में की गई थी 1951 में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो देखिए, जो भारत है, भारत ने चीन के साथ, भारत में चीन के साथ समझौता हुआ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए से जगह भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1964 से
वर्ष 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है वीबी गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। तो एक हो गया पोलैंड, एक हो गया हंगरी। ये देश दूसरी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आसियान के 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। एक हो गया इंडोनेशिया, एक हो गया मलेशिया। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए। तो देखिए भारत और पाकिस्तान का जो विवाद उसके 2 कारण देखिए, कश्मीर मसला हो गया एक, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। भारत पाकिस्तान के मध्य 2 प्रमुख कारण है। हमने यहाँ पे आपको 4 बता दिया। 14 नंबर क्वेश्चन है निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 5 सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह निर्णय वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं? तो देखिए सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं। नंबर 1 है मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। दोनों पक्ष सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है शहरीकरण एवं औद्योगिकी तथा दूसरा है वनों का विनाश। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? उत्तर देखिए भारत में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया मणिपुर में। इस सिद्धांत के आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। पहला है श्याम प्रसाद मुखर्जी, दूसरे हैं बलराज मधोक। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो देखिए आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। एक था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो देखिए उदारवादी पूंजीवादी मॉडल क्या है? यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। समाजवादी मॉडल, यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर देखिए नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य हैं। नंबर 1 है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अब देखिए आ गया हमारा लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो देखिए उत्तर आसियान आसियान के निम्नलिखित 3 मुख्य स्तंभ है। नंबर 1 है आसियान सुरक्षा समुदाय। यह आसियान देशों के मध्य विवादों को खत्म कराने और सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना था, इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका औचित्य आसियान देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक मेल मिलाप की स्थापना करना है। इसके अलावा आसियान समुदाय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को तीव्र करना और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति को स्थापित करना और बढ़ावा देना आसियान का क्या है औचित्य है यानी कर्तव्य है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग हैं और इसी तरह के 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है असहमति है। तो देखिए हम दोनों को समझते हैं। देखिए भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता में भारत ही उनका मुख्य सहयोगी था, इसलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। अब देखिए सहयोग के मुद्दे। भारत बांग्लादेश सहयोग के 2 मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर किया था।
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए सर्वाधिक करार भी दोनों देशों ने किया है। अब देखिए, ये तो हो गए सहयोग के मुद्दे। अब देखिए असहयोग के मुद्दे। भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के दो मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर एक है भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या। दूसरा है बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें सिखाना। अब देखिए आगे हमारा आ गया 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा अभिकरण है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की दशा से है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह संस्था अनेक कार्य करती है, जैसे कि राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता देना तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना आदि। उसके बाद देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है। वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए उत्तर, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के अधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2018 में था। इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई। उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं। किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है। इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। उत्तर देखिए, सैन्य गठबंधन के में कई देश सम्मिलित होते हैं, यानी कई देश के शक्तियां जो होती हैं आर्मी सम्मिलित होती है। सैन्य गठबंधन हमले रोकने, हमला करने, रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। वर्तमान में नाटो नाम से एक सैन्य संगठन मौजूद है। सैन्य संगठनों का निर्माण अनेक देशों के माध्यम से अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट तथा यूरोपीय देशों में अमेरिका ने मिलकर सीएटो की स्थापना की। यूरोपीय देशों और अमेरिका ने दोनों मिलकर क्या किया, सीएटो की स्थापना की। नाटो एक गैर साम्यवादी सैन्य संगठन है। नाटो में सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय शक्ति अमेरिका रहा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। अब आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। उत्तर देखिए, रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1 है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है आवर कॉमन पर फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। दूसरा है विश्व के दक्षिण हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। उसके बाद है चौथा, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। पांचवा है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इनमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। अब आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रजवाड़ों के भारत में विलय में सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री बने। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इन रियासतों में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, उड़ीसा से 23 और नागपुर से 38, काठियावाड़ से 250 था, बम्बई जो कि मुंबई है व पंजाब जैसी रियासतें शामिल थीं।
भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल किया। दोनों राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, बहालपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार पटेल को कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, यानी बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह एक समस्या है, यह एक क्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहा है भारत की परमाणु नीति, तो उत्तर देखिए हमें भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखना है। तो नंबर 1 देखिए, भारत ने परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार किया कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। दूसरा है, भारत निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। तीसरा है, पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के लिए विज्ञान और तकनीकी को हमेशा प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए 1940 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रयास किया गया। चौथा है, भारत परमाणु हथियारों के विरुद्ध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। भारत ने एनटीपी यानी परमाणु अप्रसार संधि को हमेशा भेदभाव माना और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पांचवा है, मई 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो कब? मई 1974 में। तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने पर जोर दिया। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रीवी पर्स की समाप्ति पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, सरकार ने देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने के से पहले यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई। उस समय देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सन 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? इसके कारण व प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए। नंबर 1 है, सरकार ने हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का प्रदर्शन आज संभव न था। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा जन सामान्य के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के उद्देश्य से अब कोई नागरिक न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता था। तीसरा है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का संगठनात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो गया और संपूर्ण भारत के प्रशासन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्यों की स्वायत्तता क्योंकि समाप्त हो गई। चौथा है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। उन्हें आदेश दिया गया कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति यानी अनुमति लें। इससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। पांचवा है, सरकार ने बहुत से दलों तथा समूहों पर प्रतिबंध लागू कर दिया। आरएसएस तथा जमायते इस्लामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। प्रमुख विपक्षी दलों तथा कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। अब देखिए, अब हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 31 है कि द्राविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए, अथवा भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए।
यहाँ पर आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा पूरा 8 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए, अथवा चीनी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 8 नंबर। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्लास 12 नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करना। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको 100 में से आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपको कटेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।